प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी मिलकर दुनिया को सनातन का दिव्य और भव्य रूप दिखाने वाली है। महाकुंभ की तैयारियों में इतनी भी कमी ना रह जाए, जरा सी भी कमी ना रह जाए, इसके लिए सीएम योगी खुद अभी महाकुंभ में मौजूद हैं। वो महाकुंभ की तैयारियों को फाइनल टच दे रहे हैं। महाकुंभ में सीएम योगी संतों से मिल रहे हैं, एक एक अखाड़े में जाकर संतों से उनकी मुलाकात हो रही है। आज सीएम योगी महाकुंभ में रात्रि विश्राम करेंगे, वहीं हॉल्ट होगा उनका, और कुछ दिनों में तो पूरी यूपी सरकार महाकुंभ में ही डेरा डाल देगी। और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस बार महाकुंभ का ऐसा आयोजन हो जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। यूपी सरकार की महाकुंभ की तैयारियों को देखकर संत समाज भी गदगद है। महाकुंभ में पहुंच रहे लाखों करोड़ों साधु संत वहां की व्यवस्था को देखकर पीएम मोदी और सीएम योगी को भर भर कर आशीर्वाद दे रहे हैं। हालांकि अब भी बहुत से लोगों को यह समझ नहीं आया कि महाकुंभ के जरिए पीएम मोदी और योगी की बड़ी प्लानिंग क्या है। उन्हें लग रहा है जैसे पहले की सरकारों में महाकुंभ के दौरान, कुंभ के दौरान होता था, वैसा ही इस बार भी होगा। असल में पीएम मोदी और सीएम योगी महाकुंभ का तो आयोजन देख ही रहे हैं, लेकिन इस महाकुंभ के जरिए उनकी सनातन को लेकर बड़ी योजना भी है। महाकुंभ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी दुनिया को सनातन की सदियों पुरानी परंपरा से फिर से पुनर्परिचय, जिसको कहते हैं रीइंट्रोडक्शन, वो कराएंगे। सनातन धर्म क्या है, कितना विशाल है, साधु संतों का तप क्या है, सनातन की आस्था परंपरा क्या है, दुनिया इस सब के दर्शन करेगी। महाकुंभ के जरिए पूरी दुनिया भारत के पुराने और गौरवशाली सनातन इतिहास को देखेगा, वो इतिहास जिसे जानबूझकर दबा दिया गया था। महाकुंभ के जरिए पीएम मोदी और सीएम योगी हिंदुओं को एकजुट करने के अपने मिशन को और ज्यादा मजबूती देंगे। यानी आप ये समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी महाकुंभ को लेकर अपने रोल को सिर्फ सरकारी व्यवस्था तक सीमित नहीं करने वाले, बल्कि वो महाकुंभ को ऐसा आयोजन बनाने वाले हैं जिससे सनातन और मजबूत हो। क्योंकि पीएम मोदी और सीएम योगी का यही मानना है कि जब तक सनातन मजबूत नहीं होगा, हिंदू एक नहीं होंगे, तब तक देश मजबूत नहीं होगा। किसी बड़े आयोजन के जरिए क्या मैसेज देना है, दुनिया को कैसे भारत की ताकत का एहसास कराना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात अच्छी तरह समझते हैं। आप याद कीजिए, साल 2023 भारत ने G20 की अध्यक्षता की। इस आयोजन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को भारत की ग्लोबल पावर का एहसास करा दिया था। और अब पीएम मोदी ने महाकुंभ के जरिए दुनिया को भारत की सनातन शक्ति का एहसास कराने की ठानी है। लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी की इस प्लानिंग से इंडी गठबंधन टेंशन में। महाकुंभ का अलौकिक रूप देखकर इंडी गठबंधन की भी आंखें फटी की फटी रह गईं। इंडी गठबंधन को यह समझ नहीं आ रहा कि महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी की प्लानिंग अगर कामयाब हो गई तो इस देश में और कई साल इंडी गठबंधन की दुकान का शटर डाउन रहेगा। इंडी गठबंधन इसलिए भी टेंशन में है क्योंकि उसे लग रहा है कि महाकुंभ के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी सनातनियों को एकजुट बना रहे हैं। पीएम मोदी ने तो एक रहेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का जो नारा दिया था, वो महाकुंभ में और मजबूत होने वाला है। इसी नारे ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में पीएम मोदी के लिए बाजी पलट दी थी। विपक्ष को यही लग रहा है कि अगर 45 से 50 करोड़ लोग महाकुंभ में आएंगे तो इसके दिव्य स्वरूप के दर्शन करेंगे, पीएम मोदी और सीएम योगी के जबरदस्त फैन हो जाएंगे। और इस सब से ही घबराकर अब इंडी गठबंधन ने महाकुंभ की तैयारियों पर हमले तेज कर दिए। अभी तक तो सिर्फ अखिलेश यादव ही कुंभ की तैयारियों पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब इंडी गठबंधन के बाकी नेता भी इसमें कूद पड़े हैं और धीरे धीरे पूरा इंडी गठबंधन महाकुंभ पर सवाल उठाना शुरू कर देगा। महाकुंभ को लेकर कैसे पॉलिटिक्स हो रही है वो आगे आप देखेंगे, लेकिन सीएम योगी के महाकुंभ दौरे की बात पहले। आज सीएम योगी आदित्यनाथ छठी बार महाकुंभ पहुंचे हैं और अब की बार वो एक रात महाकुंभ में ही प्रवास करेंगे। योगी का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाकुंभ शुरू होने में 3 दिन रह गए हैं और योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की फाइनल तैयारियों की ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग ले रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की कुंभ आयोजन पर पैनी निगाह है, जिससे किसी भी श्रद्धालु को परेशानी का सामना न करना पड़े। सीएम योगी दोपहर लगभग 1:45 बजे महाकुंभ पहुंचे थे और पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। महाकुंभ के अलग अलग सेक्टर्स में जाकर इंतजामों को खुद देखा, परखा और इस दौरान योगी मेला अधिकारियों से सवाल जवाब करते भी नजर आए।
सीएम योगी ने निषाद राज क्रूज के जरिए भी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को परखा है। आज योगी ने सबसे पहले मेला क्षेत्र का जायजा लिया, सारी तैयारियों को परखा और इस दौरान योगी आदित्यनाथ क्रूज के डेक पर खड़े होकर महाकुंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से जानकारी लेते भी नजर आए। योगी ने महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के अलावा महाकुंभ में सभी 13 अखाड़ों का भी दौरा किया। योगी हर शिविर में एक एक करके गए। योगी सबसे पहले श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी गए और संतों से मुलाकात की। इस दौरान योगी ने अखाड़ा शिविरों की तैयारियों को देखा और अखाड़ों के इष्ट देवों की पूजा भी की। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी आप देख रहे हैं फुल एक्टिव हो गए हैं। किसी भी तरह की कमी ना रह जाए वो ये सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। इसीलिए एक एक चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। योगी ने आज मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की और आज की रात योगी महाकुंभ में ही रहेंगे। कल यानी शुक्रवार को महाकुंभ से जुड़ी पूरी व्यवस्थाओं को चेक करने के बाद ही वापस लखनऊ लौटेंगे। आज योगी ने प्रयागराज की धरती से ऐलान भी कर दिया है कि महाकुंभ को दिव्य, भव्य और अलौकिक बनाने में वो और उनकी सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप खुद योगी आदित्यनाथ की जुबानी इस बात को सुनिए। और 25 सेक्टर में 10,000 एकड़ विस्तृत क्षेत्रफल में प्रयागराज का ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरा देश और पूरी दुनिया का हर वह व्यक्ति जो सनातन धर्म के प्रति, भारत और भारतीयता के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति करता है, वह इस आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। इस पूरे आयोजन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक जो व्यवस्थाएं की हैं, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को यहां पर आकर के कुंभ आयोजन के साथ ही कुंभ का आयोजन सनातन आस्था का प्रतीक है, भारत की आस्था का प्रतीक है। इस आयोजन को पूरी भव्य रूप से आयोजित करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज के लिए दिया, उन सब को उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद यहां प्राप्त हुआ था और एक प्रकार की औपचारिक शुरुआत उन्होंने उस दौरान की थी संगम नोच पर पूजा करके। ये सभी कार्य श्रद्धालुओं के लिए अब समर्पित है। महाकुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ मेजबान की भूमिका में हैं, जो साधु संतों और श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियों को खुद व्यक्तिगत रूप से देख रहे हैं और एक एक अखाड़े में जाकर वहां के इंतजामों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ सिर्फ मेजबान हो ऐसा भी नहीं। महाकुंभ में मुख्यमंत्री योगी ही नहीं बल्कि संत योगी के रूप में भी वो नजर आएंगे और संत योगी का एक अखाड़ा भी महाकुंभ में तैयार हो रहा है। महाकुंभ में जो 13 अखाड़े तैयार हैं, उनमें से एक अखाड़ा सीएम योगी से भी जुड़ा है और वो है नाथ संप्रदाय का अखाड़ा, जिससे सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी ताल्लुक रखते हैं। नाथ संप्रदाय से आने वाले योगी आदित्यनाथ इसी अखाड़े में रुकेंगे, जो महाकुंभ में अभी से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि 8 बीघा जमीन पर तैयार हो रहे इस अखाड़े में महाकुंभ के दौरान योगी आदित्यनाथ प्रवास करेंगे और योगी की कैबिनेट भी इसी अखाड़ा परिसर में होगी। इसीलिए संत योगी आदित्यनाथ का अखाड़ा सभी सुविधाओं से लैस होगा और सबसे खास भी होगा। नाथ संप्रदाय के अखाड़े में एक विशाल महाराजा टेंट लगाया जा रहा है, जिसमें 70 हाईटेक कॉटेजेस होंगे जो सभी सुख सुविधाओं से लैस होंगे। अखाड़े के अंदर 4 विशाल वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर लगाए गए हैं, जिसमें अलग अलग तरह की गतिविधियां होंगी। जानकारी के मुताबिक एक हैंगर में नाथ संप्रदाय के संतों के प्रवचन होंगे, दूसरे हैंगर में नाथ संप्रदाय के अनुयायियों के ठहरने की व्यवस्था होगी, तीसरे हैंगर में एक बड़ी रसोई बनाई जा रही है और चौथे हैंगर में सीएम योगी खुद रहेंगे और उनका मंत्रिमंडल भी रह सकता है। 2019 के कुंभ में सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी पूरी कैबिनेट नाथ संप्रदाय के अखाड़े में ही ठहरी थी और इस बार भी महाकुंभ से योगी सरकार इसी अखाड़े से चलेगी। खबर है कि इसी अखाड़े में योगी आदित्यनाथ महाकुंभ में 2 से 3 दिन रुकेंगे। इसी अखाड़े में योगी के सभी मंत्री अपने परिवार के साथ महाकुंभ में आकर हिस्सा लेंगे। इसी अखाड़े में महाकुंभ के दौरान 21 जनवरी को योगी सरकार की कैबिनेट भी हो सकती है। इसके अलावा पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ आएंगे तो योगी के अखाड़े में ही प्रवास कर सकते हैं।
इसीलिए महाकुंभ मेले में योगी आदित्यनाथ का अखाड़ा सबसे खास वीवीआईपी अखाड़ा बन गया है। इसलिए मेला प्रशासन नाथ संप्रदाय के अखाड़े की तैयारियों पर खास फोकस रख रहा है। महाकुंभ को लेकर विपक्षी दल राजनीति भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव तो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे विवाद खड़ा हो रहा है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ का बगैर नाम लिए कहा कि कुंभ में जाने वाले साधु संत अपने साथी को भी यहां से लेकर जाएं। इस पर सीएम योगी ने भी करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि विरासत में गद्दी तो मिल जाती है, बुद्धि नहीं मिलती। विदेशी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने से भी बुद्धि नहीं मिलती। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। बहुत बड़े पैमाने पे संत महात्मा गुरु ऋषि मुनि बड़ी संख्या में लोग आए हैं कुंभ में। बड़ा आयोजन हो रहा है। मैं तो सभी साधु संत ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना करूंगा कि जब वो जाएं तो अपने साथ किसी और को भी लेते जाएं यहां से, क्योंकि यहां पर बहुत लोग ऐसे जिनको जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। अब दोनों काम बिगड़े जा रहे हैं उससे। न वो काम जिसके लिए वो थे और जो काम आज कर रहे हैं वो भी बिगड़ रहा है। इसलिए मेरा साधु संतों से ऋषि मुनियों से यही प्रार्थना है कि जब वो यहां से जाएं तो किसी साथी को भी यहां से लेते जाएं। श्रद्धालुओं की सुविधा को और अच्छा क्या करने में हम योगदान दे सकते हैं तो उसमें बुराई क्या है, क्योंकि वो तो घूम फिर करके फिर सरकार के पास ही जितना पैसा लगाएंगे उतना घूम फिर करके वापस सरकार के पास ही आ जाना है। लेकिन यही होता है, इसी को कहते हैं कि गद्दी तो विरासत में मिल जाती है लेकिन बुद्धि नहीं मिलती है। बुद्धि के लिए प्रयास करना होता है। वो विदेशी विश्वविद्यालय में नहीं बुद्धि मिलती है, वो तो अपने ही विरासत पर गौरव की अनुभूति करके प्राप्त की जा सकती है। अखिलेश यादव को तो तगड़ा जवाब मिल गया, लेकिन अखिलेश यादव के अलावा इंडी गठबंधन की बाकी पार्टियां भी अब महाकुंभ के आयोजन को लेकर बीजेपी को घेर रही हैं। तिरुपति मंदिर में हुई भगदड़ के बहाने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला यूपी सरकार को घेर रहे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। इनको पहले से अब इंतजाम देखना चाहिए कि जिस तरह से ये चीज ना हो, और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान में धर्म बहुत ही माना जाता है, कोई भी धर्म हो, और उसमें एहतियात करना। अभी अब आने वाला है बहुत बड़ा त्योहार जो 12 साल के बाद आता है। गंगा में लोग नहाने जाते हैं, हाँ, कुंभ मेला। देखिए उसमें भी, महाकुंभ में भी इन लोगों को ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि कोई ऐसी चीज न हो। ये सरकार को देखना चाहिए। महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव सीएम योगी पर लगातार हमलावर रहे हैं। इस हमले की एक वजह यह भी है कि महाकुंभ के जरिए सीएम योगी यूपी की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट देने वाले हैं। सीएम योगी ने बताया कि साल 2019 में जो कुंभ आयोजित किया गया था उस दौरान यूपी के आर्थिक विकास में 1 लाख करोड़ रुपए का योगदान हुआ था। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। औसतन एक श्रद्धालु 5,000 रुपए खर्च करता है और ऐसे में देश प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अकेले महाकुंभ से 2 लाख करोड़ का योगदान होगा। सीएम योगी ने भी बताया कि साल 2024 में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। अयोध्या में जनवरी से सितंबर 2024 के बीच 13 करोड़ 55 लाख श्रद्धालुओं ने राम मंदिर के दर्शन किए और दिसंबर तक यह आंकड़ा करीब 16 करोड़ का हो गया होगा। सीएम योगी ने बताया कि इन दोनों धार्मिक स्थलों से ही करीब 80 हजार करोड़ का योगदान होगा। यानी एक तरफ सीएम योगी सनातन की धरोहरों को मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूपी की इकोनॉमी को भी बूस्ट दे रहे हैं। और इसी से अखिलेश टेंशन में है, क्योंकि अगर सीएम योगी सनातन की ताकत से यूपी की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बना देंगे तो फिर अखिलेश का 27 का सत्ताधीश बनने के प्लान का क्या होगा। आप ये भी देखिए कि जब 2013 में महाकुंभ हुआ था तो अखिलेश यादव की सरकार ने उसके आयोजन पर कितना खर्च किया था और अब योगी आदित्यनाथ की सरकार कितना खर्च कर रही है। साल 2013 में महाकुंभ के लिए बजट करीब 1214 करोड़ रुपए का और इससे कमाई का अनुमान करीब 12,000 करोड़ रुपए का है।
साल 2025 में महाकुंभ के लिए बजट करीब 7,000 करोड़ रुपए का है और इससे होने वाली कमाई करीब 2,50,000 करोड़ रुपए आंकी जा रही। यानी 12 साल में कुंभ के आयोजन पर कुल सरकारी इन्वेस्टमेंट 6 गुना बढ़ गया और कमाई 21 गुना। तो एक तरफ योगी हैं जो महाकुंभ को दिव्य भव्य बनाने के साथ साथ यूपी की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश जो योगी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांकने की जहमत नहीं उठा रहे। इसीलिए हम ही अखिलेश को याद दिला देते हैं कि 2013 के कुंभ के दौरान हुई भगदड़ से लेकर पैसा नहीं खर्च करने और भीड़ के प्रबंधन तक में सैकड़ों गड़बड़ियां अखिलेश सरकार में हुई थीं। तब समाजवादी पार्टी सरकार में सर्वे सर्वा रहे अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव एक वायरल वीडियो में कुंभ में भ्रष्टाचार की खुली छूट देते भी सुनाई पड़े थे। 2013 के उस महाकुंभ को लेकर सीएजी कैग ने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें पूरी सच्चाई बाहर आ गई थी। कैग की रिपोर्ट कहती है कि अखिलेश सरकार को केंद्र की मनमोहन सरकार ने 800 करोड़ रुपए अलग से कुंभ के लिए दिए थे, लेकिन स्पेशल कुंभ फंड में से 1 पैसा अखिलेश सरकार ने कुंभ के कामों के लिए नहीं लगाया। इस पैसे को राज्य सरकार ने अपने कामों में लगा लिया था। 2013 के लिए कुंभ के लिए अखिलेश यादव ने आजम खान को सर्वे सर्वा बनाया था, जबकि आजम खान उस दौरान रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को चमकाने में ज्यादा टाइम दे रहे थे। आजम खान के मंत्री रहते हुए इस कुंभ के दौरान प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 42 लोग मारे गए थे। हादसे के 2 दिन बाद अखिलेश यादव प्रयागराज गए थे और गाड़ी लेकर अंदर घूमकर वापस चले आए थे। अखिलेश ने कुंभ में स्नान करना तक जरूरी नहीं समझा था, और आज भी जब महाकुंभ में स्नान को लेकर सवाल किया जाता है तो वो टाल जाते हैं। लेकिन महाकुंभ को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाने में जरा भी कोताही नहीं करते। लेकिन योगी की सोच क्लियर है। वो सनातन आस्था के कुंभ और सियासत से दूर महाकुंभ को ग्लोबल लेवल पर उसका प्रचार प्रसार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दुनिया के कई देशों में यूपी सरकार महाकुंभ का प्रचार कर रही है। स्पेन, जर्मनी, इस जैसे देशों के इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर में महाकुंभ की झांकी दिखाए जाने का प्लान है। इसके अलावा 50 से ज्यादा देशों के राजनयिकों को संगम में डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित किया गया है। इतना ही नहीं, पिछले 1 महीने में यूपी के 40 से ज्यादा मंत्री देश के सभी राज्यों में जाकर मुख्यमंत्रियों और गवर्नर को महाकुंभ में आने का न्योता दे रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री विपक्ष के राज्यों में भी जाकर न्योता देकर आ रहे हैं। योगी सरकार के मुताबिक पहली बार महाकुंभ में नॉर्थ ईस्ट के संत भी शामिल होंगे और स्नान करेंगे। इसके अलावा महाकुंभ में कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी बनने वाले हैं। यानी देश दुनिया के लेवल पर सीएम योगी महाकुंभ को भव्य बनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। महाकुंभ को लेकर विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी, किसी भी तरह के सवाल को उठाते रहने को आतुर है, और इस हद तक आतुर है कि कुतर्क तक पर उतर आई। महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन को लेकर खुद मुस्लिम धर्मगुरु भी एकमत नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव बौखलाहट में है और सवाल उठा रहे हैं कि महाकुंभ में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है। आज अखिलेश यादव को द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने इसका जवाब दिया। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने पूछा है कि जिन्हें वंदे मातरम बोलने में तकलीफ होती है, उन्हें महाकुंभ में प्रवेश क्यों दिया जाए? जो लोग हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है, उन्हें महाकुंभ में आने की आवश्यकता क्या है? जो सनातन आस्था के केंद्र संगम तीर्थ के प्रति आस्था नहीं रखते, उन्हें महाकुंभ में एंट्री चाहिए क्यों? और जब मक्का में गैर मुस्लिम प्रवेश नहीं कर सकते, तो महाकुंभ में गैर हिंदुओं पर बैन होने से समस्या कहां है? अब आप शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का वो बयान सुनिए। भैया, वो जब हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं, वो भारत माता को वंदे मातरम नहीं बोलते, तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहाँ जाने का काम क्या है आपका? वहाँ तो लोग धर्म के द्वारा धर्म का संपादन करके, गंगा स्नान करके, अपने जो परंपरागत तीर्थ हैं उनमें जाकर के प्रणाम करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं। हमारे लिए तो वो यज्ञ है। उन्हें ना गंगा स्नान करना है, ना वहाँ हनुमान जी के दर्शन करना है, ना त्रिवेणी के दर्शन करना है, ना आचमन करना है, तो फिर क्यों जाना है? पाठशाला में अगली क्लास। दिल्ली में 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे क्या केजरीवाल? क्या है इनसाइड स्टोरी? बीजेपी का वो सीक्रेट प्लान जो दिल्ली में सबको हैरान कर देगा।
दिल्ली में चुनावी राजनीति हर दिन नए नए ट्विस्ट ले रही है। पब्लिक की दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही है कि अब क्या नया होने वाला है, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। दिल्ली में अलग तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी एग्रेसिव मोड में कैंपेन कर रही है, हर मोर्चे को कवर कर रही है, तो बीजेपी सीक्रेट प्लान तैयार कर रही है जिससे विरोधियों को घेरा जा सके। कांग्रेस की हालत दिल्ली में बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अब तो कांग्रेस के ही नेता मान रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस जीत नहीं सकती। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद रोमांचक होते जा रहे हैं। हर दिन किसी एक खास मुद्दे को लेकर घमासान हो रहा है। पर अगर आप देखें तो चुनाव की तारीख का ऐलान होने के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव पीक पर पहुंच गए। 7 जनवरी को चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। इसी दिन वोटर लिस्ट पर तगड़ा बवाल हुआ। 8 जनवरी को शीश महल और पीएम आवास पर बवाल हुआ। 9 जनवरी यानी आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में संग्राम हुआ। आज ही इंडी गठबंधन को समाप्त करने की बात कही गई। आज तो इंडी गठबंधन में शामिल पार्टियों ने ही इस बात का ऐलान कर दिया कि इंडी गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए। दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की लड़ाई हो रही है, उसे कांग्रेस अकेली पड़ गई। कांग्रेस जो खुद को इंडी गठबंधन की लीडर मान रही थी, अब उसे दूसरी पार्टियों ने किनारे कर दिया है। इंडी गठबंधन खत्म हो गया है, इस पर आज सबसे पहला बयान अरविंद केजरीवाल की तरफ से आया। अरविंद केजरीवाल ने आज सीधे सीधे कह दिया कि दिल्ली में इंडी गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है, दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का मुकाबला है। यानी केजरीवाल ने कांग्रेस को किनारे कर दिया। सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा और फिर बताऊंगा किस नेता ने कह दिया कि इंडी गठबंधन को तो खत्म ही कर देना चाहिए। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। ये इंडिया गठबंधन का चुनाव नहीं है। जो भी हमें समर्थन मिल रहा है, मैं उन सभी पार्टियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो हमें समर्थन दे रहे हैं। ममता दीदी ने समर्थन दिया और अखिलेश जी ने समर्थन दिया। मैंने इसमें मीडिया में ही देखा है कि शायद ठाकरे जी की भी पार्टी शायद समर्थन दे रही है। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज कांग्रेस को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी। लेकिन दिल्ली में यह नौबत आई क्यों, और क्यों इंडी गठबंधन को खत्म करने की बात हो रही है, बताता हूं आपको। कांग्रेस ने केजरीवाल पर डायरेक्ट अटैक किया। अजय माकन ने केजरीवाल को देशद्रोही कहा, सत्ता के लिए महत्वाकांक्षी नेता तक कह दिया। केजरीवाल के खिलाफ कई पोस्टर तक जारी किए गए। इस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। संदीप दीक्षित को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया गया। अजय माकन और संदीप दीक्षित पर एक्शन लेने के लिए कहा गया। एक्शन नहीं लेने पर कांग्रेस को इंडी से बाहर करने की बात कही गई थी। यानी शुरुआत कांग्रेस ने की, जिसका जवाब आम आदमी पार्टी ने दिया। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता बीजेपी के कहने पर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। सुनिए केजरीवाल को। कर लें, वो बस केस ही करने के लिए। वो बीजेपी उनको कहती है, वो तो बीजेपी का मोहरा है। बीजेपी कहती है चेस के अंदर 1 कदम चल तो वो 1 कदम चलता है। वो कहते हैं 2 कदम चल तो वो 2 कदम चलता है। वो कहते हैं राइट मुड़ जाओ तो वो राइट मुड़ जाता है। वो कहते हैं लेफ्ट मुड़ जाता है। वो कहते हैं केस करके आ तो वो केस करता है। वो कहते हैं इन आदमियों को खरीद ले तो वो आदमी तो वो तो। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोलकर कांग्रेस फंस गई। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद से ही कांग्रेस के रवैये को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में चुनाव हुए, जहां कांग्रेस अकेले लड़ी। अखिलेश यादव और केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन सीटों पर बात नहीं बनी, और जिससे केजरीवाल और अखिलेश नाराज भी हुए थे। फिर महाराष्ट्र इलेक्शन में भी कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ने के लिए अड़ी रही, लेकिन 101 सीटों पर लड़ने के बाद भी कांग्रेस सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल शुरू से कहते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में 2015 से ही आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतती रही है। ऐसे में यह उम्मीद थी कि कांग्रेस दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ेगी, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस का दिल्ली में खाता तक नहीं खुला है। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस खुद अपना परफॉर्मेंस देखेगी और यह फैसला करेगी अपने गठबंधन की सलामती के लिए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। कांग्रेस यहां भी अड़ गई और दिल्ली चुनाव में पूरी ताकत के साथ उतरने का फैसला कर लिया। केजरीवाल पर हमले शुरू कर दिए गए, केजरीवाल पर आरोप लगाने शुरू कर दिए गए, और इसी के बाद इंडी गठबंधन में कांग्रेस किनारे होना शुरू हो गई। आप देखिए कैसे इंडी गठबंधन के दलों ने केजरीवाल को समर्थन देना शुरू कर दिया, जिससे इंडी गठबंधन के खत्म होने के संकेत मिलने लगे। संजय राउत ने कहा
केजरीवाल को देशद्रोही नहीं कहना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि वो केजरीवाल के साथ खड़े हैं। टीएमसी ने कहा कि हम चाहते हैं कि केजरीवाल फिर से सीएम बने। तेजस्वी ने कहा इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्षी एकजुट नहीं है। इंडी गठबंधन की पार्टियां एक तरह से कांग्रेस पर इंडी गठबंधन की बदहाली का ठीकरा फोड़ रही। उमर अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि अगर इतना कंफ्यूजन है तो इंडी गठबंधन को खत्म ही कर देना चाहिए। की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, ना लीडरशिप को लेके, ना एजेंडा को लेके, ना आगे क्या हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसको लेके। शायद दिल्ली के इंतखाबात हो जाएं, उसके बाद अच्छा ये होगा कि इंडिया ब्लॉक के तमाम जो हिस्सेदार हैं उनको बुलाया जाए और इस पर क्लैरिटी हो। अगर ये सिर्फ पार्लियामेंट इलेक्शंस के लिए था, इसको वाइंड अप करिए, फिर हम अपना काम अलग से करेंगे। दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए। अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, और बाद में हम लोग देखेंगे कि किसको। कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि वो इंडी गठबंधन में अलग थलग हो गई है। इंडी गठबंधन को खत्म कर देने की बात आप देख रहे हैं नेता कर रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद कांग्रेस के नेता मान रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल को हराना मुश्किल है। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि उनको लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल जीत जाएंगे। सुनिए पृथ्वीराज चौहान को। दिल्ली चुनाव बहुत अहम चुनाव है। मैं समझता हूँ शायद वहाँ केजरीवाल जीत जाएंगे। कांग्रेस भी फ्रेम में है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी। अच्छा होता अगर कांग्रेस और आपका अगर गठबंधन होता, लेकिन शायद वो नहीं होते दिख रहा है। तो अभी मैं यहाँ बैठ के शायद दिल्ली में क्या हो रहा है उसके बारे में ज्यादा कहना मुश्किल होगा। पृथ्वीराज चौहान के बयान पर कांग्रेस के अंदर हंगामा मच गया, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। वो चाहते थे कि दिल्ली में इंडी गठबंधन चुनाव लड़ता तो गठबंधन की जीत होती। इंडी गठबंधन की इस हालत पर विरोधी भी मजे ले रहे हैं। इंडी गठबंधन के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का काम नीतीश कुमार ने शुरू किया था। अब जेडीयू फिर से एनडीए का हिस्सा है और जेडीयू नेता इंडी गठबंधन पर हमला कर रहे हैं। केसी त्यागी ने कहा कि इंडी गठबंधन से नीतीश कुमार जब बाहर आए थे ये तो तभी खत्म हो गया था, अब इंडी गठबंधन का अंतिम संस्कार हो गया है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। नीतीश कुमार जी के इंडिया गठबंधन से बाहर आने के बाद ये मृतप्राय था और अब इसका अंतिम संस्कार हो चुका है। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के सामने खड़े हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है। इधर कांग्रेस के साथ केजरीवाल ने अपना हिसाब सेटल किया, कांग्रेस को इंडी गठबंधन में किनारे लगा दिया, और उधर केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी को घेरने के लिए नया दांव चल दिया। आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस लेटर में दिल्ली के जाट समुदाय को ओबीसी में शामिल करने की डिमांड है। केजरीवाल ने लिखा कि 10 साल पहले आपने दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल करने का वादा किया था, लेकिन आज तक केंद्र सरकार इस वादे को पूरा नहीं कर पाई है और इस वजह से दिल्ली के जाट समाज को दिल्ली यूनिवर्सिटी में ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जाट समाज के साथ बीजेपी की केंद्र सरकार 10 साल से धोखा कर रही है, कहा उन्होंने। दिल्ली में ओबीसी का दर्जा हासिल सभी जातियों को केंद्र की ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जाए, जिससे दिल्ली के जाट समाज को भी ओबीसी आरक्षण का फायदा मिल सके। केजरीवाल ने जाट आरक्षण का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने भी फौरन केजरीवाल पर पलटवार कर दिया। बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल को 10 साल जाटों की याद नहीं आई। सुनिए प्रवेश वर्मा को और फिर बताऊंगा कि दिल्ली में जाट वोट इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज इनको जब लगा है कि दिल्ली का देहात सारी आम आदमी पार्टी के खिलाफ में वोट कर रहा है, और दिल्ली देहात की जब मैं बात करता हूं तो खाली जाट नहीं, हमारे दिल्ली देहात में जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, यादव भी हैं, त्यागी भी हैं, राजपूत भाई भी हैं। आज वो सभी एक स्वर में ये कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को हमें उखाड़ कर फेंक देना है।
जाट समुदाय के आरक्षण के जरिए केजरीवाल जाट वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जाट मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न भी बताता हूं कि दिल्ली में किस पार्टी को जाट समाज का कितना वोट मिलता है। 2015 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 59% जाट वोट मिला था। आम आदमी पार्टी को 31% जाट वोट हासिल हुए थे और कांग्रेस को इसमें से 5% वोट गए थे। 2020 की विधानसभा में बीजेपी को 59%, आम आदमी पार्टी को 38% और कांग्रेस को 1% जाट वोट मिला। यानी भारतीय जनता पार्टी का जाट वोट इंटैक्ट रहा, बरकरार रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी को 7% ज्यादा वोट मिले। इस बार केजरीवाल और ज्यादा जाट वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में कई सीटें ऐसी हैं जहां जीत और हार में जाट वोटर्स की भूमिका निर्णायक है। दिल्ली में जाट मतदाताओं की संख्या करीब 10% है। जाट मतदाता संगठित होकर एक मुश्त वोट करते हैं। दिल्ली की 8 सीटों पर जाट मतदाताओं का प्रभाव है। दिल्ली के 60% गांवों में जाट वोटर्स का दबदबा है। जाट वोटर्स अन्य मतदाताओं को भी प्रभावित करते हैं। जीत और हार में जाट वोटर्स की भूमिका बड़ी अहम होती है। दिल्ली में जाट मतदाताओं की पहली पसंद बीजेपी रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे जाटों की पसंद बन रही है और केजरीवाल की पूरी कोशिश है कि जाट समाज का वोट बीजेपी से छिटक कर आम आदमी पार्टी की तरफ आ जाए। दूसरी तरफ दिल्ली में वोटर लिस्ट का मुद्दा, यह मुद्दा केजरीवाल लगातार उठा रहे हैं। आज केजरीवाल ने चुनाव आयोग पहुंचकर चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और इस दौरान केजरीवाल ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात की। केजरीवाल ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में 15 दिन में 13,000 नए वोटर कहां से आ गए, इसकी जांच होनी चाहिए। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से नई दिल्ली सीट से बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा की शिकायत भी की और प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से रोकने की मांग की। सुनिए केजरीवाल को। नई दिल्ली विधानसभा के अंदर प्रवेश वर्मा जी खुलेआम जॉब कैंप लगा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, खुलेआम हेल्थ कैंप में चश्मे बांटे जा रहे हैं। 15 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि जॉब फेयर लगाए जाएंगे। ये सारे के सारे इलेक्शन कमीशन की अलग अलग रूल्स और ऑर्डर्स के तहत, इंस्ट्रक्शंस के तहत, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत आता है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से उसको डिबार किया जाना चाहिए। प्रवेश वर्मा के घर पे रेड मारी जानी चाहिए ताकि पता चले उसके घर में कितना पैसा है। अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक धमाका करते जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के प्रचार की कमान पीएम मोदी ने संभाली है। पीएम मोदी की दिल्ली में 2 रैलियां हो चुकी हैं। चुनाव मैनेजमेंट के लिए आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को कैसे घेरना है, इस पर भी चर्चा हुई। बीजेपी ने अभी तक 29 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। बताया जा रहा है कि बाकी की 41 सीटों पर इसी हफ्ते उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर भी बड़ा हमला किया। बीजेपी ने धमाका करते हुए कहा कि केजरीवाल को नई दिल्ली से हार का डर सता रहा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए वोटर लिस्ट पर गलत आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल 2 सीटों से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। क्या सिर्फ नई दिल्ली की वोटर लिस्ट में खामियां हैं? क्या केजरीवाल फर्जी वोट के सहारे जीत रहे थे? यानी बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट के अलावा किसी और सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने फौरन ही बीजेपी के इस अटैक का काउंटर किया और कहा कि यह बात भ्रामक है, गलत है। सुनिए अरविंद केजरीवाल को। अरविंद जी, बीजेपी कह रही है कि आप इस तरह डरे हुए हैं कि 2-2 सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं एक ही सीट से लड़ रहा हूँ। अरविंद जी, बीजेपी कह रही है कि आप इस तरह डरे हुए हैं कि 2-2 सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं एक ही सीट से लड़ रहा हूँ।